नमस्कार मित्रों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस इंडो पोलिश रिलेशंस की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के पोलैंड यात्रा के साथ जो पोलैंड और भारत के बीच रिश्तों की एक गर्माहट को शुरू किया गया है, उसके साथ ही भारत और पोलैंड के रिश्तों पर अपनी चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम भारत और पोलैंड के बैकग्राउंड से लेकर रिश्तों के बैकग्राउंड से लेकर के वर्तमान तक जो चीजें हो रही हैं उन पर संक्षिप्त प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। We'll try to discuss a brief about the historical background of Indo-Polish relation as well as what is going on in recent years shall also be discussed. तो चलिए देरी न करते हुए सीधे शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अभी पोलैंड की यात्रा पर गए हुए हैं। तो भारत और पोलैंड के बीच के रिश्तों की बात कब शुरू होती है? तो भारत और पोलैंड के बीच के रिश्तों की बात 1954 में औपचारिक रूप से शुरू होती है और उसके पश्चात 1957 में भारत ने वारसा यानी कि पोलैंड की राजधानी वारसा में अपना दूतावास खोला। India established its embassy in Warsaw 1957. Similarly, Poland established its embassy in India 1957 itself. तो भारत में दिल्ली में इनका दूतावास 1957 में और हमारा भी दूतावास वारसा में 1957 में शुरू हुआ। उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो अभी ये 45 वर्षों के पश्चात कोई प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर गया है, इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। तो इसका कारण यह है कि इसके पहले मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री रहे 1970 में पोलैंड की यात्रा पर गए थे। उनके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। 1986 में जो है आपके प्रेसिडेंट जैल सिंह साहब गए थे, फिर प्रतिभा पाटिल जी भी गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री वहां यात्रा पर नहीं गया। और एक बात आप सबको बता दूं यहां पर, भारत और पोलैंड के रिश्ते औपचारिक रूप से भारत स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात औपचारिक रूप से तो शुरू होते हैं स्वतंत्रता के पश्चात, लेकिन भारत और पोलैंड के रिश्तों में बहुत बड़ी मजबूती विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान देखने को मिली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन और पोलिश सोल्जर्स एक साथ मिलकर लड़े थे और वहीं जब हार हो रही थी तो पोलैंड से लगभग 6000 स्त्री बच्चे शरणार्थी भारत आए। भारत में उन्हें कोल्हापुर नवानगर के महाराज, जिन्हें बापू भी कहा जाता रहा, महाराज दिग्विजय सिंह जी ने इन सभी को शरण दी और उनके लिए एक विशेष कॉलोनी बसा दी, जिस कारण जामनगर कोल्हापुर के महाराज को पोलैंड में बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि पोलैंड में 1989 के पहले कम्युनिस्ट जो है रूल था। तो कम्युनिस्ट रूल होने के कारण ऐसा नहीं था कि भारत और पोलैंड के रिश्ते खराब हो गए थे या दोनों के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता था। लेकिन पोलैंड में ट्रांजिशन हुआ 1989 में। कम्युनिज्म को हटा करके पोलिश लोगों ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अपनाया। जब वहां लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया हो रही थी या चल रही थी 1989-90 तक, उसी दौर में अगर आप देखेंगे तो भारत में भी 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू। तो उस
थोड़े 2 3 4 5 वर्षों के दौरान भारत और पोलैंड के रिश्तों में थोड़ी शिथिलता आई, थोड़ी वीकनिंग हुई, थोड़ी कमजोरी हुई, लेकिन कोई बड़ा प्रभाव दोनों के रिश्तों पर, विपरीत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। ये अलग बात है कि दोनों देश अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे, उससे निकलने का प्रयास कर रहे थे और एक नए परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहे थे। इसलिए थोड़ा शिथिलता आई थी, लेकिन उसके बाद फिर तेजी से हमारे और पोलैंड के रिश्ते बेहतर हुए। 1989 में जब जो है वहां डेमोक्रेटिक रूल आया, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि वारसा में महाराजा दिग्विजय सिंह जी को सम्मान देते हुए एक स्क्वायर का नाम ही इनके नाम पर रख दिया, इन द ऑनर ऑफ महाराजा दिग्विजय सिंह नवानगर। उन्होंने वारसा में स्क्वायर ही इनके नाम पर रख दिया और उसका नाम रखा गुड महाराजा स्क्वायर। उन्हें एक्चुअली पोलैंड में गुड महाराजा ही कहा जाता है आज भी, और उनका बहुत सम्मान है। और इस तरह से गुड महाराजा स्क्वायर उनके नाम पर वहां वारसा में बनाया गया है। साथ ही साथ उनको अवार्ड अवार्ड किया गया कमांडर क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड से। महाराजा दिग्विजय सिंह को कमांडर क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड से का खिताब भी उन्हें नवाजा गया या दिया गया। ये थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं कि जब वहां पर क्या कहते हैं 1989 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरी तरह से डीप रूटेड होती है, उसके पश्चात थोड़े से शिथिलता के बाद तेजी आती है ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस में। भारत और पोलैंड के बीच व्यापार और आर्थिक रिश्तों में और मजबूती आने लगती है और भारत के रुपए के लिए वहां क्लियरिंग की भी व्यवस्था कर दी जाती है। ठीक है, वहां पर क्लियरिंग आप समझते होंगे कि जब आपका रुपया लेकर के अगर कोई वहां चला जाए तो उसको पॉलिश जो है मिल जाए, तो ये क्लियरिंग की व्यवस्था भी वहां पर की गई। फिर 2007 में 2004 में जब पोलैंड ने ईयू को ज्वाइन कर लिया, यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ, तो उस समय भी भारत के लिए एक ऐसा अवसर आया कि पोलैंड के यूरोपियन यूनियन में जाने के साथ ही साथ भारत सेंट्रल यूरोप में इनका सबसे बड़ा पार्टनर बन गया। ध्यान से समझिए, यानी कि इंडिया जो है सेंट्रल यूरोप में पोलैंड का सबसे बड़ा मुख्य जो है पार्टनर, आर्थिक जो है साझेदार बन गया। और अभी तक यही वस्तुस्थिति है। भारत सेंट्रल यूरोप के सभी देशों में सबसे बड़ी जो है व्यापारिक और आर्थिक व्यापार और आर्थिक भागीदारी के रूप में पोलैंड को ही पाता है। सबसे बड़ा भागीदार पोलैंड ही है। अब दोनों देशों के बीच विभिन्न समझौते भी हुए हैं। देखिए, सबसे पहले कल्चरल कोऑपरेशन 1957। और आप सबको पता होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति को पोलैंड में बड़ा सम्मान दिया जाता है। वहां पर जो है संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, पोलिश बच्चे संस्कृत सीखते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद 1989 में अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन की ट्रीटी हो जाती है दोनों देशों के बीच। दोहरे कराधान से जो मुक्ति है वह समझौता होता है। फिर 1993 में दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता भी हो जाता है। फिर फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन 1996 में प्रोटोकॉल होता है। विदेशी कार्यालय में परामर्श जो है के संबंध में दोनों देश प्रोटोकॉल पर भी सहमत हो जाते हैं 1996 में।
यानी कि अब दोनों देशों के बीच क्या कहते हैं, ऑफिशियल स्तर पर ऑफिसेज में एक दूसरे से कंसल्टेशन, परामर्श, विचार विमर्श किया जाना औपचारिक रूप से भी संभव हुआ। फिर 2003 में रक्षा सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। हम इस पर और बेहतर समझौते की अपेक्षा और मजबूत समझौते की अपेक्षा कर रहे हैं आज भी। हम चाहते हैं कि भारत, मैं अपना व्यक्तिगत मत दे रहा हूं कि भारत के साथ भारत और पोलैंड का रक्षा के क्षेत्र में और गहरा संबंध बने। जैसा कि भारत रक्षा क्षेत्र में भी अब उत्कृष्ट कार्य करने लग गया है, तो ऐसे में पोलैंड जो है उसके साथ रक्षा समझौते, अगर नए नए तकनीकी आदि से संबंधित नए समझौते होते हैं, एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित नए समझौते होते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों देश एक नई ऊंचाई पर अपने रिश्तों को ले जा सकेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इंटरनेशनल टेररिज्म पर भी 2003 में ही दोनों देशों के बीच समझौता होता है। दोनों देश आपस में इस बात पर सहमत होते हैं कि संगठित अपराध तथा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने में, इसका सामना करने में और इसका नाश करने में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे तो दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि भी हो चुकी है। ठीक है, यानी कि अगर भारत का कोई भी अपराधी भागकर पोलैंड चला जाए तो पोलैंड से उसे वापस लाना कहीं भी कठिन नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो चुकी है। इसी प्रकार इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक नया समझौता 2006 में हुआ था। फिर 2009 में स्वास्थ्य एवं मेडिकल साइंस के संदर्भ में भी एक एग्रीमेंट हुआ था। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2010 में समझौता हुआ। ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन, दोनों देश विभिन्न मुद्दों पर यदि कोई ऑडियो विजुअल आपसी हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी मुद्दे पर या आपसी हितों से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर यदि दोनों देश कोई ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, वीडियो वगैरह ऑडियो जारी कर रहे हैं, तो दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा सांस्कृतिक मामलों में इसकी भूमिका बढ़ जाती है, आप सबको पता है। चलिए, फिर जो है जितने भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं दोनों देशों के, उनके वीजा के साथ एक दूसरे देश में आने जाने की जो बाध्यता थी उसे भी 2015 में खत्म किया गया। भाई एम्बेसडर्स हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, उनके आने जाने के लिए वीजा की क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग देखते हैं कि तमाम औपचारिकताओं में से एक औपचारिकता ये भी रहती है, इसे भी 2015 में समाप्त कर दिया गया। फिर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में एक दूसरे का बड़ा सहयोग देने के लिए भी समझौता किया जा चुका है। अब आप देखेंगे इसके अतिरिक्त बहुत सारे समझौते हैं दोनों देशों के बीच। कोल माइनिंग के मध्य के संदर्भ में भी 2019 में दोनों देशों के बीच आपस में समझौता हुआ। इसी प्रकार क्या कहते हैं, आप देखेंगे कि क्रिमिनल मैटर्स में दोनों देश एक दूसरे के आपसी लीगल विधिक सहायता करने संबंधी समझौता भी कर चुके हैं। फिर पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस भी खूब ढेर सारे हो रहे हैं। ठीक है, दोनों देश का पार्लियामेंट्री एक्सचेंज आप जानते ही हैं कि संसदीय शिष्टमंडल जाता है, फिर संसदीय शिष्टमंडल आता है, पार्लियामेंटेरियंस का जो होते हैं उनका
एक दूसरे देश में आना जाना, फिर विभिन्न विधिक और अन्य वैश्विक या फिर द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर आपस में विचार विमर्श भी ये करते हैं। इस पर भी समझौता हमारा है। चलिए, अगर हम देखें तो फिर से एक बार आप देखेंगे यहाँ कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, पहले ईस्टर्न यूरोप कहा जाता था, अब उसी को सेंट्रल यूरोप कहने लग गए। तो सेंट्रल या ईस्टर्न यूरोप में हमारा ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। और सबसे खास बात, जो ग्रोथ हुई है ट्रेड में दोनों देशों के बीच, वो बहुत ही सराहनीय है। आप देखेंगे तो 10 वर्षों में 192% की वृद्धि, 192% ग्रोथ इन द ट्रेड पार्टनरशिप 10 वर्षों में दोनों देशों के बीच। ये जो है ग्रोथ बहुत कुछ दर्शाती है कि भारत और पोलैंड कितनी तेजी से एक दूसरे के साथ निवेश और व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देते जा रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि इस पूरे के पूरे सेंट्रल रीजन में, जहां एक और यह लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन भी है भारत के लिए, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन पूरे के पूरे सेंट्रल ईस्टर्न रीजन में पोलैंड सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर तो है ही है, और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। यह ध्यान रखिएगा, आप एक्सपोर्टर हैं पोलैंड के लिए, बड़े सबसे ज्यादा पोलैंड को आप एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब हिंदी में निर्यात ही होता है ना, आयात नहीं होता। चलिए, अब ध्यान दीजिए कि 2019 तक भारत में, भारत और इसका जो क्या कहते हैं व्यवसाय था, वो 2 ट्रेडिंग जो थी भारत और पोलैंड के बीच ट्रेड था, वो 2.36 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास था, या इससे भी ज्यादा। अब तो बहुत ज्यादा बढ़, 192% बढ़ा है, तो सोचिए कितना बढ़ गया। फिर इंडियन इन्वेस्टमेंट पोलैंड में 3 बिलियन है, 3 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास, या उससे भी ज्यादा, ओवर 3 बिलियन, मोर देन 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत द्वारा पोलैंड में किया गया है। तो वहीं पोलैंड से जो भारत में एफडीआई आई है, वो 675 मिलियन से कहीं ज्यादा है। ठीक, इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान देने में भी पोलैंड भारतीय संस्कृति और भारतीय विभूतियों के सम्मान में भी पीछे नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया पहली ही बार, तो योग जो है, उस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पोलैंड ने 21 शहरों में योगा दिवस मनाया था। इसी प्रकार जब महात्मा गांधी जी का 2019 में 150वां वर्षगांठ मनाया गया, तो पोलैंड ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी कर दिया, स्टैम्प जारी किया। इसी प्रकार गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर वहां पोलैंड में जो है, जो गुरुद्वारा साहिब है, वहां पर संयुक्त रूप से फंक्शन उत्सव आयोजित किया था। इसके अलावा मैंने महाराजा स्क्वायर, गुड महाराजा स्क्वायर के बारे में आपको बता ही दिया। संस्कृत का एजुकेशन वहां हो रहा है, यह भी आप जान ही चुके। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो भारत और पोलैंड के रिश्ते बहुत गहरे, पुराने और बहुत नजदीक और गर्मजोशी भरे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की यह यात्रा इन रिश्तों को एक नई मजबूती भी प्रदान करेगी। इस यात्रा का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के मैंने जो आपको मोदी जी की पोलैंड यात्रा का महत्व संबंधी एक क्लास दी है, उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
यहाँ यह भी ध्यान रखना है मित्रों कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को शीघ्रता से सब जो है सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि उन्हें समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह अपेक्षा करता हूं कि भारत और पोलैंड के रिश्तों के साथ के मजबूत होने के साथ साथ विश्व में भारत का कद और ऊंचा हो और महत्वपूर्ण बने। धन्यवाद। थैंक यू।